आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर विचार विमर्श करेंगे। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में द्वितीय चरण में या अंतिम चरण में कुछ महत्वपूर्ण नेताओं में अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पटेल जी, उसके बाद है CR दास जी, और इस तरह से हम देखते हैं कि कई ऐसे नेता महत्वपूर्ण हुए। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बातचीत करें तो वो एक अद्भुत और विलक्षण व्यक्तित्व के मालिक थे। उनकी अद्भुतता इस बात में है कि उन्होंने अपने अध्ययन के समय से लेकर और अपने जीवन के अंतिम चरण में सभी तरफ से अपने आप को परिमार्जित किया और उस परिमार्जन का लाभ इस देश को, इस देश के नागरिक को, इस देश की समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था और विकास के लिए उन्होंने खपा दिया। कुल मिलाकर के देखा जाए तो नेताजी संपूर्ण रूप से भारतीय समाज के उत्थान के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले नेताओं में से एक थे। प्रगतिशीलता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रारंभ में उन्होंने CR दास से प्रभावित होकर के स्थानीय पॉलिटिक्स में योगदान दिया। उसके बाद कांग्रेस में आए, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद नहीं बन पड़ा तो एक दूसरी धारा जो यहाँ पर मुक्ति संग्राम में अपना योगदान दे रहा था, वामपंथी पार्टी, और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करके वामपंथ से अपने संबंध स्थापित किया। उसके बाद जब यहाँ से बाहर गए तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, और उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, उन्हीं के शब्द हैं कि दुनिया के जितने देश आज तक स्वतंत्र हुए हैं उन देशों ने बिना किसी दूसरे देश के सहयोग से यह लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। अतः भारत को भी स्वतंत्रता के लिए अन्य देशों से, जैसे उस समय के संदर्भ में देखा जाए तो जर्मनी और जापान या इस तरह के और जो भी देश हैं, उनसे हमें सहायता लेना चाहिए। तो प्रगतिशीलता उनकी यह है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अगर कांग्रेस के साथ रह करके योगदान दिया जा सकता है तो ठीक है, कांग्रेस से बाहर रह करके योगदान दिया जा सकता है वह भी ठीक है, राष्ट्र में रह करके दिया जा सकता है वह भी ठीक है, और राष्ट्र से बाहर रह करके दिया जा सकता है वह भी ठीक है। कुल मिलाकर के नेताजी की अद्भुतता कई दृष्टिकोण में अपने समकालीन सभी नेताओं से विलक्षण और अद्भुत था। इसलिए आइए नेताजी पर हम लोग बातचीत करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का अगर जन्म देखें तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक में उनका जन्म हुआ था। कटक जानते ही हैं, अभी उड़ीसा में कटक अवस्थित है। पहले उड़ीसा भी बंगाल का ही भाग था तो बंगाली उनको कहते हैं, लेकिन कटक में उनका जन्म हुआ था। और कटक में उनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस और उनकी माता प्रभावती थी। और इनके बारे में देखा जाए तो 1919 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से, किस विश्वविद्यालय से? कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली, स्नातक की परीक्षा पास की। स्मरणीय है कि कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। भारत में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 प्रारंभिक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जिसमें कोलकाता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय यानी बंबई विश्वविद्यालय और चेन्नई मद्रास विश्वविद्यालय, ये 3 बड़े विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर। उसी कोलकाता विश्वविद्यालय के ये छात्र थे। उसके बाद वे सीधे ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन क्यों गए? तो ICS की परीक्षा देने के लिए। ICS की परीक्षा देने के लिए जब वो यहाँ से गए तो उनके पिताजी प्रायः कहा करते थे, हर एक बाप कहा करता है अपने पुत्र को कि तुम सर्वश्रेष्ठ जो उस समय की चीज़ें थी कि ICS की परीक्षा तुम निकालो, और उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया और बहुत कम समय में, कुल मिलाकर के 3-4-6 महीना से कम समय वो वहाँ रह करके उन चीज़ों को अचीव किया जिन चीज़ों को लोग कई वर्ष रह करके भी नहीं कर पाते हैं, या कई वर्ष समय देने के बाद वह उन चीज़ों को अचीव करते हैं। जब उन्होंने उसको अचीव कर लिया, ICS की परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया, तो जो अंग्रेज थे और अन्य लोग थे हतप्रभ रह गए कि इस तरह से कैसे हुआ। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब हम एकाग्रचित्त होते हैं, जब हम समाधिस्थ होते हैं, तो हमारे मन और मस्तिष्क की जो ऊर्जा है वो क्लाइमैक्स पर होता है। कहाँ होता है? क्लाइमैक्स पर। तो एकाग्रचित्ता आपकी ऊर्जा को
चरम तक पहुंचाने में अपना योगदान देता है। इसीलिए बच्चों के लिए नेताजी के बारे में अगर देखा जाए कि समय कम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं बीपीएससी की परीक्षा का 70वीं के लिए समय आ गया है, 17 नवंबर को परीक्षा आयोजित किए जाएंगे, तो समय कम है, तो एकाग्रचित्ता पर आप बल दीजिए। आप उत्साह में जब रहेंगे, उन्होंने 2 बातों पर बल दिया, पहला उत्साह और दूसरी एकाग्रचित्ता। तो आपकी जो ऊर्जा है वो क्लाइमैक्स पर होंगे, आपके एकाग्रचित्ता क्लाइमैक्स पर होंगे। तो उत्साह के साथ कार्य करने के बाद उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया और कुछ दिन तक 20 से लेकर के 21 कुछ महीनों तक, कुछ वर्ष तक नहीं, कुछ महीनों तक उन्होंने सत्ता संभाला। सत्ता संभालने के बाद उन्होंने इन बातों को समझ लिया कि ये जो अंग्रेजों का राज्य है वो भारत के शोषण के लिए, भारत की संस्कृति, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राजनीति और भारत के पूरी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं को मान मर्दन करने के लिए, पददलित करने के लिए, शोषण करने के लिए स्थापित किए गए हैं। और कहीं ना कहीं इस आईसीएस की परीक्षा में रह करके हम उसका एक पार्ट बने हुए हैं, शोषण में सहयोग दे रहे हैं। इन बातों को समझते हुए कुछ महीनों के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद 1921 ईस्वी में वो भारत आए और 1921 ईस्वी की स्थिति हम लोग जानते हैं। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था, अपने बल्कि क्लाइमैक्स पर था। 1920 के 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी और उस समय बंगाल, खास करके बंगाल, बिहार और अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन चल रहे थे। और इन आंदोलन में देखा जाए तो 2 व्यक्ति, सबसे बड़ी बात नेशनल लेवल पर महात्मा गांधी ने ही इसे प्रारंभ किया था, तो गांधी जी, और दूसरा बंगाल के संदर्भ में देखा जाए तो CR दास जो उनके राजनीतिक गुरु थे, उससे प्रेरणा लेकर के उन्होंने असहयोग आंदोलन में यानी भारतीय मुक्ति संग्राम में योगदान देना प्रारंभ कर दिया। और इसी समय, इसी वर्ष उन्होंने 21 में ही कांग्रेस में ज्वाइन किया। कहां ज्वाइन किया? कांग्रेस में उन्होंने ज्वाइन किया और कांग्रेस की सदस्यता ले ली। राष्ट्रीय आंदोलन में जब उस व्यक्ति ने, सुभाष चंद्र बोस, जो ऊर्जा से लबालब भरा हुआ था, जब आए तो अंग्रेजों को यह पच नहीं सका और मुक्ति संग्राम में प्रवेश के तुरंत बाद या प्रवेश करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीना के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। दिसंबर 1921 की घटना है। कुल मिलाकर के 11 बार नेताजी को जेल भेजा गया और अभी तुरंत 24 में उन्हें 3 वर्षों के लिए मांडले भेज दिया गया। अब देखिए 21 में पॉलिटिक्स में आए और 3 वर्ष के लिए उन्हें देश निकाला दे दिया गया। अर्थात अंग्रेजों ने इस बात को तुरंत समझ लिया कि ये नेताजी जो हैं वो तत्कालीन और जितने नेता हमारे यहाँ के थे, यानी कि गांधी जी थे, पटेल जी थे, नेहरू जी, जितने लोग थे, वो हमारे इतने बड़े शत्रु नहीं हैं जितना बड़ा शत्रु ये सुभाष नामक व्यक्ति है। अतः सुभाष चंद्र बोस को इतना जल्दी मांडले जेल भेजना, देश से निर्वासित करना, इस बात को रेखांकित करता है कि उनकी ऊर्जा, उनका तरंग, अंग्रेज के विरुद्ध उनकी जो सो पूरी व्यूह रचना, उनकी कौशलता, वो उनको रेखांकित करता है कि अंग्रेज समझ गया कि ये आधुनिक युग का शिवाजी है। अगर देखा जाए, मजूमदार साहब ने इनके बारे में कहा भी है कि ये मोटे तौर पर आधुनिक युग के शिवाजी थे और बहुत हद तक ठीक है। और इनको ट्रेस कर लिया गया कि अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यक्ति भविष्य में बनेगा और अभी भी है। कोलकाता में 1927 ईस्वी में कोलकाता के वो मेयर बने और मेयर बनने के बाद उन्हें वही निर्वासित कर दिया गया। जब वहाँ से 26-27 में आए तो 2 व्यक्तियों का भारतीय पॉलिटिक्स में, युवा व्यक्तियों का, एक जवाहरलाल नेहरू जिनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और दूसरा नेताजी। अब 27-28 के पॉलिटिक्स को देखें तो साइमन विरोध का अभियान चल रहा था उस समय में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के लिए चुनौती दे दी गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू जो नेहरू के पिता थे, उन्होंने, उनके नेतृत्व में, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट बना और उसमें हमने, यानी कि नेहरू रिपोर्ट के द्वारा भारतीय मुक्ति संग्राम के नेताओं ने अंग्रेजों से मांग किया था किस चीज़ का? तो डोमिनियन स्टेटस का। लेकिन नेहरू जी और नेताजी ये दोनों डोमिनियन स्टेटस के विरोधी थे और उन्होंने उस समय में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग का निर्माण किया था और कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस की जगह पर पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं। लेकिन अपने देश के नेताओं ने कहा कि जल्दबाजी हो जाएगी, अतः इन दोनों ने दबाव बनाते हुए कहा कि 1 वर्ष का समय देते हैं। अगर तत्कालीन वायसराय जो उस समय इरविन था, अगर इन बातों को स्वीकार कर लेता है कि हम डोमिनियन स्टेटस भारतीयों को देंगे, तो
ठीक है, और नहीं तो 1 वर्ष के बाद हम पूर्ण स्वराज्य के लिए अभियान चलाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं नेताजी जब वहाँ से आए मांडले से, तो फिर उन्होंने भारतीय राजनीति को अपने ढंग से प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। 1938 में अगर देखें तो फरवरी 1938 में नेताजी हरिपुरा कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। हरिपुरा कांग्रेस के बारे में आप लोग जानते होंगे कि कांग्रेस से अपना स्थापना 1885 में हुई थी और उसके बाद प्रत्येक साल लगभग उसके बैठक होते थे, कुछ अपवाद वर्षों को छोड़ दिया जाए तब। तो 38 में हरिपुरा सूरत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अर्थात गुजरात में पड़ता है, और वहाँ हम देखते हैं कि कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद हरिपुरा कांग्रेस की अध्यक्षता के बाद पुनः 1939 ईस्वी में त्रिपुरी, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ बैठक होने वाली थी। और वहाँ बैठक में नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने निर्णय लिया कि मैं अगला चुनाव भी लड़ूंगा एज ए प्रेसिडेंट के लिए, अध्यक्ष के लिए। अब जैसे ही उन्होंने यह निर्णय लिया, उस समय मौलाना आज़ाद उनके अगेंस्ट में खड़ा होने का निर्णय लिए थे, खड़ा हो भी गए थे ये कैंडिडेट के रूप में, लेकिन गांधी जी को यह बात पच नहीं पाए। गांधी जी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता या सुभाष चंद्र बोस की जो राजनीति पर पकड़ बनती जा रही है उसको कैसे कटल किया जाए, कम किया जाए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस से उनको समस्या 2-3 संदर्भों में थी। पहली बात ये कि सुभाष चंद्र युवा थे और बहुत प्रगतिशील विचार लेकर के चलते थे, अंग्रेजों को तत्क्षण भगाने के प्रयास में लगे रहते थे। दूसरी बात यह है कि वामपंथी विचार उनका था, वो थोड़ा वामपंथ की तरफ झुकाव लेकर के चलते थे, और गांधी दक्षिणपंथी था। अतः गांधी का विचार था कि कांग्रेस पर दक्षिणपंथियों की पकड़ बनी रहे। तीसरी बात, सुभाष बाबू की जो प्रतिभा थे, उस प्रतिभा से गांधी आतंकित रहते थे। उन्हें भय था कि अगर कांग्रेस पर इनकी पकड़ धीरे धीरे बनती चली जाएगी तो नेतृत्व मेरे हाथ से और मेरे जो प्रिय शिष्य जवाहरलाल नेहरू हैं उनके हाथ से निकल सकता है। और नेताजी की जो लोकप्रियता थी जनता के बीच में, लोगों के बीच में, वह न तो नेहरू जी की थी, और गांधी जी खैर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे तो उनकी लोकप्रियता तो थी ही, लेकिन उम्र में जो अंतर था, उसके बाद गांधी जी के बाद नेताजी भारत के दूसरे क्रम के बड़े नेता के रूप में उभर करके आ सकते थे नेहरू की तुलना में। तो इन 3, 4, 5 बातों को लेकर के गांधी जी ने एक बिसात बिछा दिया, और उस बिसात में उन्होंने मौलाना आज़ाद को सरेंडर करवा दिया, और उसके जगह पर पट्टाभी सीतारामैया, जो तेलुगु प्रदेश के बड़े कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने बाद में कांग्रेस का इतिहास भी लिखा है, उसको उन्होंने अपने कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर दिया। चुनाव हुआ और चुनाव में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई, नेताजी जीत गए, और भी 1-2 मत से नहीं, 1580 मत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिला और 1377 मत पट्टाभी सीतारामैया को मिला। यानी कि 200 अधिक वोट गांधी जी के पूर्ण समर्थन के बाद पट्टाभी सीतारामैया को कम मिला। नेताजी के इस जीत के बाद गांधी जी आग बबूले हो गए और उन्होंने यहाँ तक घोषणा कर दी कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। अब 15 सदस्यीय वर्किंग कमेटी थे, जो कि 38 में तो ये अध्यक्ष थे ही नेताजी, 39 के लिए भी जीत गए। तो 15 सदस्यीय वर्किंग कमेटी से सारे लोग धीरे धीरे गांधी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए इस्तीफा देना प्रारंभ कर दिया, और नेहरू जी भी वर्किंग कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने भी पेट दर्द का बहाना बना करके और इससे आपको वर्किंग कमेटी से बाहर निकल गए। कुल मिलाकर के 13 लोगों के इस्तीफा के बाद जब ये वर्किंग कमेटी का गठन नहीं कर पाए तो अप्रैल में 1939 ईस्वी में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अप्रैल 1939 ईस्वी में त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया, जो बिहार क्षेत्र के प्रमुख नेता थे और गांधी जी के परम शिष्य थे। तो इस तरह से हम देखते हैं मौलाना आज़ाद को यहाँ से सरेंडर करवाया गया, पट्टाभी सीतारामैया को गांधी ने सपोर्ट किया, फिर भी नेताजी की जीत हो गई। वर्किंग कमेटी के गठन नहीं होने के कारण त्यागपत्र हुआ और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया, और इसी को त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये सब घटना 8 से 12 अप्रैल मार्च तक के बीच की बात है, और अप्रैल में इस्तीफा है।
अब जब वहाँ से ये सुभाष बाबू को अध्यक्ष पद से हटे तो सुभाष बाबू को गांधी का विरोधी और कांग्रेस का मोटे तौर पर एक समझिए कि नकारात्मक रूप से देखने वाले नेता के रूप में देखा जाने लगा और उस अपमान को नेताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और धीरे कुछ दिन के बाद वो जो हैं वहाँ से 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। किसकी स्थापना? ये एक वामपंथी पार्टी है और बहुत दिन तक बंगाल के पॉलिटिक्स में अभी भी फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी चीजें हैं, अब तो डाइल्यूट होता जा रहा है लेकिन हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर के लगभग 5-6 दशक तक फॉरवर्ड ब्लॉक बंगाल के पॉलिटिक्स में अपना स्थान बनाए रखा। उसके बाद जैसे ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के कांग्रेसी तो इस बात पर लगे ही हुए थे कि तुरंत अगले ही दिन इनको क्या किया गया कि 3 मई को हुआ और 11 मई 1939 को बंगाल के जो प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो उस पद से उनको बाहर कर दिया गया। इंतजार ही था कि कुछ ऐसा एक्शन करें कि उनको बाहर निकाल दिया जाए। ये कांग्रेस की फितरत है। आप कांग्रेस में देखेंगे तो एक पर एक इस तरह के बड़े लोगों को भी, गुलाम नबी आजाद को देख लीजिए, इससे पहले आप देख लीजिए कुछ दिन पहले प्रणब दा को। तो ये घटना आपको 11 मई 1939 की है, 1939 की। अब आते हैं आगे। अब 40 में जुलाई 1940 में हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए नेताजी ने बंगाल में आंदोलन सत्याग्रह खड़ा कर दिया। अब हॉलवेल की ध्यान में आपको बात होगा, ये मीर कासिम के समय की घटना है, 1756 की। वो हॉलवेल की घटना थी कि कुछ लोगों को एक ही छोटे कमरे में बंद कर दिया गया जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उसी से संबंधित उसके लिए वहाँ एक स्मारक बना दिया गया। देश गुलाम था और उसके बाद ये गुलामी के प्रतीक को अंग्रेजों के जो ये था भारतीय के शोषण के पक्ष में था कि भारतीय शोषक होते हैं, दरिंदे होते हैं, हत्यारे होते हैं मीर कासिम के संदर्भ में। तो इन बातों को उन्होंने हटाने की मांग की और इस बात को लेकर के जब सत्याग्रह उन्होंने किया तो अंग्रेज अब इनके पीछे पड़ गए, क्योंकि अंग्रेज तो इनके ऊर्जा को, इनकी सारी चीज़ों को समझ रहे थे। कांग्रेस का सपोर्ट खत्म हो गया था, अतः इनको क्या किया गया, उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया और उनका घर एल्गिन रोड पर था। तो इस तरह से आप देखें अभी वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत में जितने गुलामी के प्रतीक हैं उन प्रतीकों को समाप्त करना चाह रहे हैं। आप नेताजी को विजन देखिए कि गुलामी के समय अंग्रेजों का ही शासन था और उस शासन के समय भी उन्होंने हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन और सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी ऐसे कम से कम भारत में हजारों स्मारक हैं, हजारों, विक्टोरिया मेमोरियल से लेकर के। अब देखिए पटना में फ्रेजर रोड है, तो उस तरह की चीज़ों का नाम बदलना चाहिए क्योंकि ये सब गुलामी का प्रतीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं उनके भवन में हमने एल्गिन रोड पर क्या किया, नज़रबंद कर दिया गया। अब 17 जनवरी 1941 ईस्वी को हम देखते हैं कि जियाउद्दीन पठान के वेश में, किसके वेश में, जियाउद्दीन पठान के वेश में वो वहाँ से निकले और कहाँ, गोमू आ गए। गोमू झारखंड में पड़ता है। अब इस स्टेशन का नाम यही सुभाष बाबू के नाम पर ही रख दिया गया है, भारत रत्न सुभाष चंद्र बोस माने स्टेशन। और गोमू स्टेशन पर आए और गोमू स्टेशन पर भगत राम नामक उनके एक मित्र थे और उनके सहयोग से वो काबुल चले गए। कहाँ चले गए, काबुल चले गए। तो जियाउद्दीन पठान के वेश में अपने घर से वो निकल गए, निकल करके झारखंड आ गए, गोमू आ गए और गोमू में ट्रेन पकड़े और ट्रेन से कहाँ चले गए, काबुल। और काबुल जब पहुँचे तो वहाँ पर ओरलैंडो मेसोटा नामक एक व्यक्ति के पासपोर्ट पर वो इटली चले गए। कहाँ चले गए, इटली। और इटली से फिर रूस और रूस से बर्लिन और बर्लिन में जाकर के हिटलर के सहयोगी रिबेनट्रॉप से मिले और हिटलर से भी उनकी मुलाकात 29 मई 1942 ईस्वी को हुई थी। और उसके बाद हम देखते हैं आरसी मजूमदार ने कहा था इसके बारे में कि कोलकाता से लेकर के बर्लिन तक की जो इनकी यात्रा रही, कहाँ से, कोलकाता से लेकर के बर्लिन तक जो यात्रा रही, अगर उसको देखा जाए तो शिवाजी जी महाराज के आगरा से पुणे तक की यात्रा से इसकी तुलना की जा सकती है। और उन्होंने बताया है कि मुक्ति संग्राम के वो शिवाजी जी वाला तीव्रता और उनके वाले विलक्षण सूझबूझ, राजनीतिक सूझबूझ इनमें दिखता है। यहाँ के बाद जब वो बर्लिन आए तो बर्लिन में नेताजी का हम देखते हैं कि काफ़ी स्वागत हुआ। बर्लिन में हिटलर से इनकी मुलाकात हुई, हिटलर के सहयोगियों से मुलाकात हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर नवंबर 1941 ईस्वी में फ्री इंडियन लीग की नामक सेना की उन्होंने गठन किया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहीं पर उन्होंने जय हिंद का नारा दिया था।
ये फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया था उन्होंने, और जय हिंद का नारा, अभी भी जो हम जय हिंद देखते हैं शब्द, वो उन्हीं का नारा दिया हुआ है। और नारा के संदर्भ में देखा जाए, मुहावरों के संदर्भ में देखा जाए, तो भारतीय मुक्ति संग्राम में जितना नेताजी ने मुहावरा दिया उतना मुहावरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। दिल्ली चलो तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, बहुत सारा नारा उन्होंने दिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं जय हिंद का नारा उन्होंने बर्लिन में ही दिया था। आज़ाद हिंद नामक एक पत्रिका की उन्होंने पत्रिका की शुरुआत की और आज़ाद हिंद रेडियो की भी उन्होंने स्थापना की। नेताजी जानते थे देश से बाहर रह करके अगर राष्ट्र की सेवा करना है तो अपने देश के जनगण तक अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की जो भूमिका है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए और करना चाहिए। तो उस समय रेडियो ही सबसे प्रमुख जरिया था जिसके माध्यम से उन्होंने यह कार्य किया। तो यहाँ से चीज़ें आगे बढ़ने लगी, उन्हें लगा कि अब हिटलर जो है हमारा उपयोग करने की कोशिश कर रहा है, तो कील नहर के माध्यम से कहाँ आ गए, आपको वहाँ से बाहर निकल गए, रूस आने लगे। और हुआ यह कि जो है सो यू बोट पनडुब्बी के माध्यम से सिंगापुर, और सिंगापुर में जब आए तो वहीं उन्होंने 2 जुलाई 1943 ईस्वी को दिल्ली चलो का नारा दिया। किसका नारा दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया था सिंगापुर में, और सिंगापुर से फिर जापान, और जापान में जब आए तो 10 जून को और 14 जून 43 को इनको किनसे मुलाकात हुई? तोजो से मुलाकात हुई। तो तोजो से इनकी मुलाकात 2 बार 10 जून को और 14 जून 1943 को हुआ था, और 25 जुलाई 1943 को उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की अध्यक्षता की। और इसके बाद हम देखते हैं नेताजी की जो अन्य भूमिका है, जो जहां पर उनके संपूर्ण व्यक्तित्व भर करके सामने आता है, वह है आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करना, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ इन बातों को जो है हम अगली वीडियो में रखने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद।